बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के मैच हारने का सबको अफसोस है और इसमें तबसरे आ रहे हैं, उनमें लोग दिल का गुबार निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये इमरान खान फाइनल देखने के लिए दुबई जाने का ऐलान ना करता तो पाकिस्तान जीत जाता। मुझे तो खैर इस तरह के मामलात पर ज़्यादा यकीन नहीं है, लेकिन इतनी बात तो बहरहाल है कि कुछ लोग अपनी नहुसत ज़ाहिर किए बगैर नहीं रह सकते। तो शायद ये इस तरह का मसला हो। बहरहाल पाकिस्तानी टीम से शिकवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा खेली है, उसने किसी जगह कोई गलती नहीं की, कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई। खेल इसी तरह चलते हैं, हार जीत होती है और एक ही बात काफ़ी है इत्मीनान के लिए कि पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, क्योंकि पाकिस्तान की नफ्सियात भारत से शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो ये खेल का जो दूसरा पहलू है उस हवाले से बात है, लेकिन जहाँ तक खेल का ताल्लुक है तो वो उसमें पाकिस्तान को अफसोस या पछतावे की कोई ज़रूरत नहीं। ये मैच इसी तरह चलते रहते हैं। ठीक है, एक बड़ा मौका वर्ल्ड कप का हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन इत्मीनान रखना चाहिए कि पाकिस्तानी टीम जो है वो उसने बेहतर खेल का मुजाहरा किया और ऐसी कोई बात नहीं की कि जिसकी वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वही दुर्गत बनाई जाती जो भारत वालों ने अपनी टीम की बनाई है। बहरहाल नाज़रीन, अब मामला जो सियासी सूरत हाल है वो इस तरह का है कि दोनों फरीक़ों की नज़र 19 तारीख पर लगी हुई है, हुकूमत की भी और अपोजिशन की भी। अपोजिशन के लोग ये समझ रहे हैं कि 19 तारीख जो है ये इमरान खान का जो थोड़ा बहुत भरम है या इसकी ताकत का एक सरचश्मा है, वो उसका आखिरी दिन है। हकीकत में तो आखिरी दिन पहले ही आ चुका है, क्योंकि ये जो बाकी 7-8 दिन रहते हैं इनमें कोई मार्का राई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी तारीख तो है और बहुत से अपोजिशन के हलके ये कह रहे हैं कि 19 के बाद कुछ अचानक ड्रामाई वाक़यात होने वाले हैं। ये उनका कहना है। मेरी तो राय मैंने अपनी बता दी कि मेरे ख्याल में अब ये 18, 19, 17, 16, 15 तारीखें अहमियत नहीं रखती, लेकिन अपोजिशन के हलकों को इस तरह की बात अगर कहते हुए सुनते हैं तो उसका मतलब ये है कि उनके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की है जिसकी बुनियाद पर वो ये बात कर रहे हैं। अब हुकूमत का 19 तारीख का क्या मसला है? हुकूमत जो है वो इमरान खान ख़ास तौर पर, बाकी हुकूमत में तो एक बददिली सी फैली हुई है। बहुत से अरकान बागी हैं और बहुत से अरकान सुमुन बुकमुन बन के बैठे हुए हैं। लेकिन इमरान खान को ये है कि 19 से पहले पहले वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास एक मरतबा फिर बुलाए और उसमें ये कानून ज़बरदस्ती मंजूर कराए। उसके लिए उसने क्या हिकमत अमली इख्तियार की है वो बड़ी मज़ेदार है, बल्कि मज़े का खेज़ है, वो भी मैं अर्ज़ करता हूँ। तो इमरान खान का ख्याल है कि अगर मैंने ये पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कानून साजी करवा ली तो गोया कि मैं तमाम दुश्मनों को शिकस्त देने में कामयाब हो जाऊंगा और मेरा झंडा गड़ जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन उसको ये जो ज़िद है ये एक खौफ की अलामत है कि किसी ने उसे बता दिया है कि अगर ये पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये कानून साजी ना हुई तो फिर बदशगुनी हो जाएगी, वही दरिया चनाब वाली कि अगर जुलूस दरिया चनाब तक पहुंच गया तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। इस तरह का कोई अनर्थ होने का मसला है, जिसके लिए उसकी ज़िद है कि वो हर सूरत में पार्लियामेंट का इजलास बुलाएगा। और ख़बर तो ये भी है कि शायद कल इजलास बुला लिया जाए और इसके लिए आज किसी वक्त ऐलान हो सकता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इसके अरकान असम्बली इतनी बड़ी तादाद में जो तैयार नहीं है वोट देने के लिए, उनको कैसे आमादा किया जाएगा? तो उसमें जनाब एक मज़े का खेल सूरत हाल ये सामने आई है कि IB की तरफ से इनको फ़ोन करवाए जाएंगे और वहाँ से तो इसको उम्मीद नहीं है। वो सिर्फ एक नफसियाती सहारा है कि 19 तारीख तक अपना बंदा बैठा है तो हम ये करवा लेंगे, लेकिन कोई और इदारा इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो IB को ये सुना है कि ये उसको इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है और इसका ख्याल है कि जिस तरह वहाँ से फ़ोन आने पर अरकान असम्बली डर जाते थे, इसी तरह यहाँ से भी फ़ोन आएंगे तो अरकान असम्बली डर जाएंगे। लेकिन माजी में हम देखें कि जब इसने एतमाद का वोट लेना था तो कई अरकान को वहाँ से फ़ोन गए थे जहाँ का फ़ोन आने पर लोग वाकई डर जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई लोग वहाँ नहीं गए। चुनाचे रात गए 5 अरकान को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ा गया, कोई कहाँ छुपा हुआ था, कोई कहाँ छुपा हुआ था। फिर हर एक की मिन्नत समाजत की गई, तरले किए गए, लालच दिए गए और फिर वो 5 अरकान काबू में आए और उसकी बुनियाद पर एतमाद का वोट इन्होंने लिया। अगर वो 5 अरकान काबू में ना आते तो ये इनका तो बेड़ा उसी दिन गर्क हो जाना था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये IB के फ़ोन किसे डरा सकेंगे। और फिर दूसरी बात ये है
کہ جن کو ڈرایا جانا مقصود ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس وقت تو مسئلہ 5-6 ارکان کا تھا یا 4 ارکان کا تھا۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اتحادی پارٹیاں اکڑ گئی ہیں۔ اتحادی پارٹیوں میں سے باپ کا مسئلہ بھی بڑا دلچسپ ہے، وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ اور اتحادی پارٹی جو ہیں ان کے جو ارکان ہیں وہ تو ڈٹ گئے ہیں، یا ان کو ضد ہے کہ وہ صاف کہہ دیا کہ ہم اس بکھیڑے میں نہیں پڑتے، ہمیں اس سے اتفاق ہی نہیں ہے، یہ جو الیکٹرانک مشین ہے یہ سارا سلسلہ۔ لیکن حکومت کے اندر کچھ لوگ تو ولاگر حضرات اور کچھ لوگ دوسرے جو باخبر صحافی اسلام آباد کے، وہ تعداد 35 سے 40 بتا رہے ہیں، لیکن جو محفوظ تعداد ہے جو مجھے ایک ذریعے نے بتائی ہے وہ ہے 22، یعنی 22 ارکان پی ٹی آئی کے باغی ہیں، وہ ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 22 ارکان کو ڈراوے کے فون جائیں گے، اور وہ کیا آئی بی کے فون سے ڈر جائیں گے، جبکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ تبدیلی سر پر کھڑی ہے۔ جب ایک معاملہ 50-50 کا ہو تو یا حکومت کا پلڑا بہت بھاری ہو، تو پھر تو یہ بالکل لاجیکل ہے کہ کسی کو فون جائے کسی باغی کو، اور وہ ڈر جائے یا لالچ میں آ جائے کہ پتہ نہیں میں نے اگر ووٹ نہ دیا تو حکومت تو جوں کی تو رہنی ہے، پھر میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے۔ جس طرح جہانگیر ترین گروپ کے ارکان پچھلی مرتبہ ڈر گئے تھے جب وہ ایک چوہان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، تو انہوں نے کچھ ساتھ دینے کے بجائے خاموشی میں عافیت جانی تھی، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت حکومت مضبوط قدموں پر تھی اور یہ اس طرح کا ڈراوا کام آ گیا۔ لیکن اب جب ہر طرف چل چلاؤ کی باتیں ہیں، خود پی ٹی آئی کے ارکان کہہ رہے ہیں کہ ہمارا چل چلاؤ ہے، تو اس صورت میں یہ جو 22 ارکان ہے جن کو ڈرایا جانا مقصود ہے، کیا وہ ڈر جائیں گے؟ اور وہاں سے فون انہیں نہیں آ رہا تو آئی بی کا فون کتنا کارگر رہے گا؟ یہ بڑا عجیب سا سوال ہے۔ لیکن بہرحال عمران خان کی ضد ہے، اور اطلاع یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ 13 تاریخ کو اجلاس بلا لے۔ اب پاکستان میں ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم تو 13 کو میٹر نہیں کرتے، لیکن عمران خان کا جو تعلق ہے برطانیہ کے کلچر سے، تو برطانیہ میں خاص طور پر اور باقی یورپ میں بالعموم، اور بلکہ امریکہ میں بھی 13 تاریخ کو بہت زیادہ بدشگون تاریخ سمجھا جاتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں منحوس، کرسٹ ڈیٹ اس کو مانا جاتا ہے۔ تو 13 تاریخ کو اس نے اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا، ہو سکتا ہے بدل جائے اور 14، 15 یا 16 یا 17 کو بلا لے، لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے 13 کو اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ کس برتے پر کیا ہے؟ بظاہر جو اطلاعات آ رہی وہ یہی ہے کہ آئی بی کے ارکان سے ٹیلی فون کرائے جائیں گے اور ڈرانے دھمکانے یا لالچ دینے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ کتنی کامیاب ہوتی ہے ابھی دیکھنے کی بات ہے، لیکن جو رپورٹیں ہر طرف سے آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جو 22 ارکان جو میری اطلاع کے مطابق، اور 30 یا 35 ارکان دوسرے حضرات کی اطلاع کے مطابق، وہ پی ٹی آئی کے کسی اجلاس میں حصہ لینے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ گویا کہ اگر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا تو غیر حاضر لوگوں کی تعداد 40 سے 50 بھی ہو سکتی ہے، اور یہ جو اتحادی پارٹیاں ہیں یہ ان کو تو خیر ایبسینٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اجلاس میں موجود رہ کر بھی خلاف ووٹ دے سکتی ہیں، کیونکہ ان پر فلور کراسنگ لاگو نہیں ہوتی۔ پی ٹی آئی کا رکن اگر ایوان میں چلا جائے اور ووٹ نہ دے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، خلاف ووٹ دے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ اجلاس میں شریک ہی نہ ہو، یعنی کہ ایبسینٹ رہے، تو اس کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ اس پر فلور کراسنگ لاگو ہو۔ اور ویسے بھی ناظرین معاملہ فلور کراسنگ کی منزلوں سے آگے نکل چکا ہے۔ اچھا، چھوٹی سی یہ معاملہ باپ کا میں نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ خبریں تو یہی تھی نا کہ ایم کیو ایم اور قاف لیگ اور جی ڈی اے یہ 3 اتحادی ناراض ہیں اور باپ عمران خان کے ساتھ ہے۔ لیکن اب باپ نے بھی پینترا بدل لیا ہے، کیونکہ 19 تاریخ کے حوالے سے آپ کو میں اشارہ دے دوں کہ یہ باپ جو ہے اب بن باپ کے ہے، یعنی جس طرح ہوتا ہے نا بن باپ کا یتیم بچہ، تو یہ باپ اب یتیم ہو گیا، کیونکہ اس کے سر پر جس باپ کا سایہ تھا وہ اس طرح نہیں رہا، تو یہ یتیم ہو گیا۔ تو لیکن یہ لوگ سیاست میں رہنا چاہتے ہیں، یہ اپنے بل بوتے پر الیکشن نہیں جیت سکتے، باپ کے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ سینٹ میں ہو، چاہے وہ قومی یا صوبائی اسمبلی میں ہو، یہ اپنے بل بوتے پر الیکشن نہیں جیت سکتے۔ ان کا ووٹ بینک ہے، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، سردار ہیں، ان کا حلقہ اثر ہے، ان کا ایک ووٹ بینک ہے قبیلے کا، برادری کا، لیکن اتنے زیادہ ووٹ نہیں ہے کہ یہ الیکشن جیت سکے۔ 2018 کے الیکشن تو ان کو جتوایا گیا تھا، جس کا جو ان کے سرپرست تھے، جن کا ان کے سر پر ہاتھ تھا، انہوں نے اسے باپ پارٹی کے بندوں کو جتوایا تھا، تو اب وہ نہیں ہے، تو اب یہ کیسے جیتیں گے؟
चुनाचे इन्होंने फैसला किया है पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने का। पीपल्स पार्टी के साथ अहद व पैमान बाप के हो चुके हैं और इनकी कुर्बतें तो पहले भी कुछ थी। अब मामला ये है कि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, अगरचे जीत वो भी नहीं सकती एक आध सीट के सिवा, लेकिन वोट बैंक है। तो फार्मूला ये बनाया गया है कि ये सीट एडजस्टमेंट होगी इस इत्तेहाद में। जो बाप के कबीले वाले लोग होंगे वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे, और जहां इनका बाप का उम्मीदवार होगा वहां पीपल्स पार्टी के वोटर इनको वोट देंगे। इस तरह दोनों वोट बैंक मिलकर इनका ख्याल है कि ज़्यादा सीटों पर विनिंग पोजीशन में आ जाएंगे। और ये ख्याल अगर मेरा ख्याल है कि इतना गलत भी नहीं है, हो सकता है इसमें कुछ मुबालगा हो, लेकिन बहरहाल ये तो माननी पड़ेगी बात कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है और वो मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक से ज़्यादा है बलूचिस्तान की हद तक, क्योंकि बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक पहले ही कम था। वो कबायली सरदारों को एडजस्ट करके कुछ सीटें लेती थी, तो उनमें से भी कुछ लोग बागी हो गए और पूरा इनबलाक अलग हो गया। अब भी मुस्लिम लीग का वोट बैंक बलूचिस्तान में है और वो एक चंद सीटें जीत सकती है, लेकिन पहले जैसी पोजीशन उसकी नहीं रही। तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन भी मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में बेहतर है वो। और अगर बाप का अलायंस हो जाता, हो जाता नहीं बल्कि हो चुका है, ये वादे वईद और अहद व पैमान हो चुके हैं, और इस इत्तेहाद के बदले में, इस अहद व पैमान के बदले में बाप पार्टी भी इमरान खान को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वोट नहीं देगी, ऐसी इतलात आ रही हैं। वैसे अगर बलूचिस्तान में JUI के साथ मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट कर ले और पख्तूनख्वा मिली पार्टी और इस तरह दूसरी ये मैंगल की पार्टियों के साथ, जो ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ भी जो मुस्लिम लीग नून के बलोच अनासर हैं वो भी उसी तरह की ज़िद रखते हैं जिस तरह के दूसरी बलोच पार्टियों के दरमियान है। तो चुनाचे सुलह सफाई, ये समझौता करना एक थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर ये सीट एडजस्टमेंट हो जाए तो ये बलूचिस्तान का सबसे ज़्यादा सीटें लेने वाला अलायंस बन सकता है, क्योंकि GI के पास पश्तून बेल्ट में बहुत बड़ा वोट बैंक है, और अगरचे वो अपने बलबूते पर अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती, लेकिन आपने ये देखा है कि हर इलेक्शन में बलूचिस्तान असम्बली की वो एक बड़ी पार्टी होती है। इसी तरह पख्तूनख्वा मिली पार्टी, इसी तरह अख्तर मैंगल की BNP और फिर मुस्लिम लीग नून, ये चारों पार्टियों का अपना अपना मुख्तलिफ छोटा बड़ा वोट बैंक है, और ये अगर मिल जाती हैं तो ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा अलायंस होगा। और हो सकता है कि इलेक्शन में मिल जाएं, और हो सकता है कि इख्तलाफात सामने आएँ, क्योंकि बलूचिस्तान वह सूबा है जहाँ सबसे कम इत्तेहाद पाया जाता है। यानी 1 करोड़ आबादी है और इसमें कोई 15 पार्टियाँ आपको असम्बली में नज़र आएंगी। एक एक पार्टी के 3-3 धड़े हैं। कौमी पार्टियों में से JUI, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई और पार्टी बलूचिस्तान के सियासी उफ़क़ पर मौजूद नहीं है। जमात इस्लामी है, लेकिन उसका वोट बैंक ना होने के बराबर है, और PTI का तो खैर वोट बैंक है ही नहीं बलूचिस्तान में, और अब तो माशाल्लाह से पंजाब में भी नहीं है। तो ये बाप भी उनसे बागी हो रही है, और हो गई है, बल्कि इत्तेहाद इनके पीपल्स पार्टी के साथ इनका मामला तय हो गया है। तो गोया कि GDA, बाप, अपने काफ लीग और MQM, ये चारों पार्टियां जो हैं, ये इनका मूड हमें नज़र आ गया है। और ये एक मौजज़ा तो हो सकता है। मौजज़ा ये कि ये इमरान खान कल इजलास बुलाए 13 तारीख को, और ये सारी पार्टियां जनाब किसी की तरफ से फ़ोन आए और नाराज़गियाँ ख़त्म करके ये इत्तेहाद का और इमरान खान को वोट देने का ऐलान करे। लेकिन ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन टेक्निकली से मुराद ये है प्रैक्टिकली। क्यों? इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इस तरह के ख्वाब जो हैं वो बहुत दूर असकार लगते हैं, और बज़ाहिर हर तरफ से जो चल चलाओ की ख़बरें हैं उससे लगता है कि ये जो 6, 7, 8 दिन हैं इनमें तो कुछ हंगामा खेज़ वाक़यात होंगे, और वो हो रहे हैं। लेकिन 19 तारीख के बाद ये जो हंगामा खेज़ वाक़यात है इनकी शक्ल इतनी ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी कि कोई भी प्रिडिक्शन करना माज़ी के मुकाबले में बहुत आसान हो जाएगा। आगे क्या होगा इसके बारे में मुख्तलिफ फार्मूले चल रहे हैं। ज़ाहिर है जो भी हुकूमत अब आएगी वो कौमी हुकूमत नहीं होगी। कौमी हुकूमत का जो मसला था वो ठप हो गया है, उसको लपेट कर रख दिया गया है। अब सिस्टम इसी तरह अब मामला इसी तरह चलेगा कि ये जो भी हुकूमत बनेगी पार्लियामेंट में, वो
عارضی ہوگی اور اگلے الیکشن کی تیاری کرے گی. ظاہر ہے اس کے لیے اسے اسمبلی توڑنا ہوگی, اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانا ہوگی, کیونکہ یہ جو حکومت بنے گی نئی, جس کا ہیڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے, یہ الیکشن نہیں کرا سکتے. یہ الیکشن کے لیے انتظامات کرے گی اس طرح کہ اسمبلی کو توڑ کر ایک عبوری حکومت بنائے گی جسے کیئر ٹیکر نگران حکومت کہتے ہیں, اور وہ اس میں اپوزیشن کا مشورہ بھی شامل ہوتا ہے, اور حکومت کا دونوں فریقوں کا مل کر یہ وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر طے ہوتا ہے. اور اگر یہ طے نہ کر سکے تو پھر وہ کمیٹی اور پھر الیکشن کمیشن کے پاس بھی معاملہ جا سکتا ہے, لیکن یہ ظاہر ہے ہفتے 10 دن کے اندر اندر یہ سارا معاملہ طے کرنا ہوتا ہے. تو فارمولہ کیا ہے اس میں؟ ظاہر ہے کوئی بھی پارٹی ایسی حکومت کو ہیڈ نہیں کرنا چاہے گی جو مہینے 1.5 مہینے کے لیے بنے گی اور جس نے بہت جلدی کیئر ٹیکر کو اقتدار منتقل کرنا ہے. تو ایسی حکومت کا ہیڈ نہ تو پیپلز پارٹی بننا پسند کرے گی, اور مسلم لیگ تو خیر بالکل ہی پسند نہیں کرے گی. اس کا اصولی موقف تو کچھ اور ہی طرف جا رہا ہے جس کا آپ کو علم ہے. تو اب ایک یہ فارمولہ کہہ لیجئے یا تجویز کہہ لیجئے یا آپشن کہہ لیجئے, وہ اس طرح کی بات چل رہی ہے کہ پختونخوا صوبے سے کوئی صاحب پی ٹی آئی کے وہ نئی حکومت کو ہیڈ کریں گے. دیکھیے اس اطلاع میں کتنی صداقت ہے. بہرحال 19 تاریخ کا اگر عمران خان کو انتظار ہے تو پھر ہمیں بھی انتظار ہے. ناظرین اب اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.